एवरीवन, वेलकम टू ITLS अकेडमी। हमारा लेक्चर है मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। ये 4th पार्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे VMYC एवियम माइलोसाइटोमैटोसिस वायरल रिलेटेड ऑन्कोजीन्स। VMYC avian myelosaitomatosis viral related oncogene neuroblastoma derived MYCN और NMYC और 2p24। The NMYC gene on the short arm of the chromosome 2 is amplified in case of neuroblastoma and retinoblastoma। शॉर्ट आर्म को हमेशा P से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका ये नाम भी दिया गया है 2p24। क्रोमोसोम नंबर 2, शॉर्ट आर्म और बैंड 24। ये एम्प्लीफाई हो जाता है अगर न्यूरोब्लास्टोमा या रेटिनोब्लास्टोमा इनमें से कोई भी केस देखा जाता है। ये जो NMYC जीन होता है ये शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 2 की। NMYC इज एन ऑन्कोजीन। NMYC एक ऑन्कोजीन है। ऑन्कोजीन का मतलब है कि ये कैंसर को प्रमोट करने वाला जीन है। इसमें अगर एक भी एलील में म्यूटेशन होता है तो ये कैंसर को प्रमोट करेगा। दैट इज काउंटरएक्टेड बाय द ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो कि ट्यूमर को सप्रेस करने का काम करते हैं, ट्यूमर को रोकने का काम करते हैं। इसके अलावा न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप 1, इसको NF1 भी बोलते हैं। तो ये जो NMYC जीन होता है एज यहाँ पे ये ऑन्कोजीन दिया है, तो इसको काउंटरएक्ट किया जाता है ट्यूमर सप्रेसर जीन और न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस जीन के द्वारा। ये ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन्स होते हैं, ट्यूमर को बढ़ने से रोकने वाले जीन्स होते हैं। The NMYC gene product is a member of the MYC family of protein। जो NMYC जीन प्रोडक्ट है ये MYC फैमिली ऑफ प्रोटीन का मेंबर है। CMYC भी इसको बोला जाता है। NMYC gene amplification is detectable by FISH, that is fluorescent in situ hybridization और डॉट ब्लॉट एनालिसिस। डॉट ब्लॉट एनालिसिस भी एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा NMYC जीन के एम्प्लीफिकेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ NMYC may also be measured using real time PCR। रियल टाइम PCR का ही एक मेथड है जिसके द्वारा भी आप NMYC के ट्रांसक्रिप्शन को मेजर कर सकते हैं। अब आता है रीअरेंज्ड ड्यूरिंग ट्रांसफेक्शन, RET बोलते हैं इसको, प्रोटो ऑन्कोजीन 10q11। यहाँ पे उम्मीद है आप मतलब समझ रहे होंगे। Q का मतलब होता है लार्ज आर्म, 10 है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर और ये 11 है बैंड। So the RET proto-oncogene, that is rearranged during transfection proto-oncogene, is located on the long arm of chromosome 10। In short, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। The RET gene product is a membrane tyrosine kinase। जो RET जीन प्रोडक्ट है ये मेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज है that participates in sending cell growth and proliferation signals। ये क्या करता है, ये ग्रोथ और प्रोलिफरेशन के सिग्नल्स भेजता है
टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तक ये सिग्नल भेजता है कि आप ग्रोथ कराइए, सेल का प्रोलिफरेशन कराइए। The RET gene is an example of how different mutations in the same gene results in different diseases. RET gene एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ये बताता है कि अलग अलग तरीके के म्यूटेशंस अगर एक ही जीन में हो जाते हैं तो अलग अलग तरह की डिसीज कैसे हो जाती है। Translocations that result in overexpression of RET are found in thyroid papillary carcinomas. ऐसे ट्रांसलोकेशंस जिनकी वजह से ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है RET का, ऐसे जो जीन्स होते हैं ये थायराइड पैपिलरी कार्सिनोमास में प्रेजेंट होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। पॉइंट म्यूटेशंस दैट एक्टिवेट RET को कुछ पॉइंट म्यूटेशंस एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको MEN2A भी बोला जाता है। आर फाउंड इन इनहेरिटेड मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाजिया दैट इज MEN सिंड्रोम। MEN सिंड्रोम बोला जाता है, इसको मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाजिया सिंड्रोम भी बोला जाता है। सिंड्रोम का मतलब होता है जब कोई डिसीज़ आप बोलते हैं तो वो सिंगल डिसीज़ होती है, लेकिन अगर आप सिंड्रोम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ डिसीज़। सो अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। अगर ये डिसीज़ हो जाती है तो बहुत सारी ग्लैंड्स हैं वो अबनॉर्मल तरीके से फंक्शन करने लगती हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। In contrast, loss of function mutations in the RET gene are found in Hirschsprung disease, a rare congenital leak of development of nerve cells in the colon that results in colonic obstruction. एक लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है RET जीन में। RET जीन की इस डिसफंक्शन की वजह से, ये लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से एक ऐसा कॉन्जेनाइटल डेवलपमेंट हो जाता है जिसमें कि कोलन में नर्व सेल्स ही डेवलप नहीं हो पाती। अब कोलन में नर्व सेल्स डेवलप नहीं होती हैं जिसकी वजह से कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। कोलन का ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कोलन में कोई रुकावट आ जाती है, फिर वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। अब आता है माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी। लिंच सिंड्रोम और हेरिडिटरी पोलाइपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, इसको HNPCC भी बोला जाता है, इज एन इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ कोलन कार्सिनोमा। हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस एक इनहेरिटेड फॉर्म है कार्सिनोमा की, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 5% ऑफ ऑल कोलन कैंसर्स। लगभग 5% कोलन कैंसर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। Predisposition of cancer in this syndrome is caused by mutations in the MSH2 and MLH1 gene. प्रेडिस्पोजिशन हो जाता है कैंसर का इस सिंड्रोम की वजह से, और ये कॉज किया जाता है म्यूटेशन के द्वारा। म्यूटेशन हो जाता है MSH2 एंड MLH1 जीन में। म्यूटेशंस इन दी MSH6 एंड HPMS2 genes have also been found. ये देखा गया है कि MSH6 और HPMS2 जीन में भी म्यूटेशन हो जाता है। These genes are responsible for correcting replicative errors. ये जो जीन्स होते हैं ये रेप्लिकेटिव एरर्स को करेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एज वेल एज
मिसमैच्ड बेसिस इन डीएनए, अगर डीएनए में मिसमैच्ड बेसिस आ जाते हैं तो ये उनको भी करेक्ट करते हैं, और अगर इनमें म्यूटेशन हो जाएगा तो रेप्लिकेटिव एरर्स को दूर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और डीएनए में मिसमैच्ड बेसिस प्रेजेंट रहेंगे। अ प्रोसेस कॉल्ड मिसमैच रिपेयर, मिसमैच रिपेयर के लिए ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मिसमैच रिपेयर सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है। द मिसमैच रिपेयर सिस्टम रिकॉग्नाइजेस अ मिसमैच, मिसमैच होता है, टॉप पे दिखाया गया है, ये यहाँ पे मिसमैच है, इसको रिकॉग्नाइज करता है इन द न्यूली सिंथेसाइज्ड अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। होता क्या है, जब डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा होता है, एक डीएनए से जब दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है, तो जो पेरेंटल डीएनए होता है उस पर मिथाइलेशन होता है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन जो नया स्ट्रैंड बन रहा होता है उस पर मिथाइलेशन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये जो रिपेयर सिस्टम है ये इस पेरेंट के मिथाइलेशन से डीएनए के स्ट्रैंड्स को पहचान लेता है कि कौन सा नया वाला है और अनमिथाइलेटेड है, उसको पहचान के रिपेयर करना है। The complex of proteins recruits exonuclease, single-stranded DNA binding proteins and helicases to remove the erroneous bases। जो एरर वाले बेसिस हैं उनको हटाने के लिए उस जगह पे बहुत सारी प्रोटीन्स आ जाती हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस आ जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज SSBs आ जाती हैं, इसके अलावा हेलिकेजेस आ जाती हैं ताकि जो एरर वाले बेसिस हैं उनको रिमूव किया जा सके। पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज देन रिप्लेस द मिसिंग बेस, उसके बाद में पॉलीमरेज और लाइगेज आते हैं जो कि मिसिंग बेस को रिप्लेस कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये म्यूट प्रोटीन्स हैं जो कि पहले आती हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए, म्यूट S रिकॉग्नाइज करती है, उसके बाद में म्यूट S और L पहले आ जाती हैं, उसके बाद में म्यूट H को बुलाया जाता है। म्यूट H एक हेलिकेज प्रोटीन होती है। अब ये करती क्या है, मिथाइलेटेड और अनमिथाइलेटेड को पहचान के जो नया स्ट्रैंड है जिसमें प्रॉब्लम आई है उस स्ट्रैंड को पहचान के कट कर देती है, क्योंकि ये हेलिकेज है तो ये इसको कट करेगी। अब होता क्या है, देखिएगा ये पेरेंटल स्ट्रैंड है पहले से सिंथेसाइज, इस पे मिथाइलेशन प्रेजेंट है, जो नया स्ट्रैंड है उस पे मिथाइलेशन प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे जब इसने कट कर दिया म्यूट H हेलिकेज ने, तब यहाँ पे बहुत सारे अगले प्रोटीन्स आ जाते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, हेलिकेजेस, ये सारे आ जाते हैं। पार्ट निकल चुका है जिसमें म्यूटेशन है। अब होता क्या है, इस पार्ट को दोबारा से सिंथेसाइज भी तो करना है, तो यहाँ पे आता है पॉलीमरेज और लाइगेज। पॉलीमरेज का काम होता है कि वो यहाँ बैठ के सिंथेसिस कर देता है, नया स्ट्रैंड बना देता है। लाइगेज क्या करता है, इन स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम कर देता है। और इस तरीके से अगर कोई भी म्यूटेशन है, मिसमैच रिपेयर सिस्टम इसी तरीके से वर्क करता है, इस म्यूटेशन को रिमूव करके यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर दी जाती है। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम। If the errors remain in the DNA until the next round of replication, जब तक दूसरा रेप्लिकेशन का राउंड शुरू हो जाता है, अगर तब भी एरर रहती है डीएनए में, सो न्यू एलील्स विल अराइज, नए एलील्स बनेंगे, जनरेटिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एलील्स फॉर द लोकस। ये क्या करेंगे, ये बहुत सारे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एलील्स बना देंगे किसी लोकस के लिए, या इसी को माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी बोला जाता है। About 90% of HNPCC cases display MSI, माइक्रोसैटेलाइट इनस्टेबिलिटी। लगभग 90% जो HNPCC केसेस होते हैं उनमें MSI देखा जाता है। Because loss of MMR gene function
causes MSI, and MSI can be used to screen indirectly for mutations in the MMR genes. जो MSI है उसको स्क्रीन इनडायरेक्टली स्क्रीन करने के लिए यूज़ किया जाता है म्यूटेशंस के लिए इन दी MMR genes. If a person has inherited a mutation in one copy of an MMR gene, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कि इनहेरिटेड म्यूटेशन मिला है MMR जीन की वन कॉपी में, तो ऐसे केस में क्या होता है, सोमैटिक म्यूटेशंस ऑफ द रिमेनिंग कॉपी विल रिजल्ट इन द MSI फिनोटाइप इन द ट्यूमर सेल्स. जो रिमेनिंग कॉपीज हैं उनमें जो MSI फिनोटाइप है ट्यूमर सेल्स में, वो फिनोटाइप देखने को मिलेगा. MSI is apparent from the increased number of alleles in the tumor tissue. जो MSI है ये apparent है from the increased number of alleles in the tumor tissue. Tumor tissue में number of alleles continuously बढ़ते जाते हैं compared with that in the normal tissue. Normal tissue में तो normal ही चीज़ें होंगी, जितना ज़रूरी है उतना ही रहेगा, लेकिन जो ट्यूमर टिश्यूज़ होते हैं उनमें नंबर ऑफ एलील्स बढ़ते जाते हैं. MSI is detected by PCR amplification of microsatellite loci and gel electrophoresis. जो MSI है इसको PCR एम्प्लीफिकेशन के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है माइक्रोसैटेलाइट लोकाई के. माइक्रोसैटेलाइट लोकाई का एम्प्लीफिकेशन करके आप MSI को डिटेक्ट कर पाते हैं. एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा भी आप MSI को डिटेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोसैटेलाइट इनस्टेबिलिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके लिए आप कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी यूज़ कर सकते हैं. कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस माइक्रोसैटेलाइट इनस्टेबिलिटी को डिटेक्ट कर सकती है. The detection of instability, that is more bands or peaks in the tumor tissue compared with normal tissue. Instability का मतलब ही होता है कि जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उसमें आपको कम बैंड्स देखने को मिलेंगी, कम पीक्स देखने को मिलेंगी, लेकिन जो ट्यूमर टिश्यू हैं उनमें पीक्स बहुत ज़्यादा होंगी. एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर HNPCC. और ये HNPCC के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है. अब आता है टॉपिक लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी. हेट्रोजाइगोसिटी का लॉस हो जाना. Once a gene mutation is identified in a family, जब किसी फैमिली में जीन का म्यूटेशन आइडेंटिफाई किया जाता है, टारगेटेड रीसीक्वेंसिंग इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द म्यूटेशंस इन अदर फैमिली मेंबर्स. जो टारगेटेड सीक्वेंसिंग है उसका यूज़ किया जाता है अदर फैमिली मेंबर्स में सीक्वेंसिंग के लिए, ताकि म्यूटेशन को पता लगाया जा सके. इन एन इनहेरिटेड कंडीशन, किसी अगर इनहेरिटेड कंडीशन की बात करें सच एज HNPCC और इनहेरिटेड ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर, ब्लड सैंपल्स आर सफिशिएंट फॉर म्यूटेशन एनालिसिस. अब यहाँ पे अगर इनहेरिटेड ब्रेस्ट कैंसर या इनहेरिटेड ओवेरियन कैंसर है तो उसके लिए सिंपली आप ब्लड का सैंपल लेके म्यूटेशन की एनालिसिस कर सकते हैं in unaffected individuals. In tumor cells, further testing for loss of heterozygosity may be performed. अगर ट्यूमर सेल्स हैं तो उनके लिए हेट्रोजाइगोसिटी के लॉस की टेस्टिंग को परफॉर्म किया जा सकता है. Loss of heterozygosity reveals loss of the good alleles at a locus. मेन डेफिनेशन ये है कि लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी का मतलब है कि गुड एलील का लॉस हो जाना. लॉस ऑफ गुड एलील, दो एलील्स होते हैं उनमें से जो अच्छा एलील है, जो गुड एलील है, उसका लॉस हो जाता है एक लोकस पे.
अनकवरिंग द होमोलॉगस लोकस विद अ रिसेसिव म्यूटेशन। और यहाँ पे होमोलॉगस लोकस की अनकवरिंग हो जाती है विद अ रिसेसिव म्यूटेशन। Loss of heterozygosity can be detected by PCR amplification of heterozygous STR। लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी को डिटेक्ट करने के लिए आप PCR एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं हेट्रोजाइगस STR का, या फिर वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स VNTR लोकाई क्लोजली लिंक्ड टू द डिसीज जीन। जो डिसीज वाला जीन है उससे जो क्लोजली लिंक्ड वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स हैं, आप उनके डिटेक्शन के द्वारा भी लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेशियो निकाला जाता है। रेशियो ऑफ लेस देन 0.5 और मोर देन 2। अगर जो रेशियो है वो 0.5 से कम है या फिर 2 से ज़्यादा है, इट इंडिकेट्स लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। इससे पता चलता है कि लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी यहाँ पे प्रेजेंट है अगर रेशियो आपका 0.5 से कम और 2 से ज़्यादा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी एकेडमी की वेबसाइट ITLS एकेडमी को, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज और ट्रेनिंग कोर्सेज। किसी भी कोर्स को आप एज पर योर नीड ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी को और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ऐप के द्वारा आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं एकेडमी की सारी चीज़ों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7080833450 पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.itlsacademy.com और अपनी क्वेरीज को वहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। So thank you very much again for watching this session. Thank you for connecting with ITLS Academy.